नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक टेल स्ट्राइकर और टेल स्ट्राइक पर आपका स्वागत करता हूं। टेल स्ट्राइक आज आपके लिए लेकर आया है अंध महासागर की एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में जानकारी जिसे शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आज भी आपके मन में इसे लेकर कई सारे प्रश्न उठते हों। आशा है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके मन में जो प्रश्नों के सैलाब अभी तक इसे लेकर उमड़ रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद शांत हो जाए और आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप में से कई लोगों ने टाइटल देखकर ये अंदाजा भी लगा लिया होगा, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। भारत की आजादी से करीब 2 वर्ष पहले 1945 5 दिसंबर दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपने 3 घंटे डेली मिशन रूटीन के लिए। इसका मतलब ये कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी। अपने डेली मिशन रूटीन के लिए ये विमान उड़ान भर रहे थे और इस उड़ान को फ्लाइट 19 भी कहते हैं। इन प्लेन्स में कुल 14 क्रू मेंबर्स हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल ट्रेलर के द्वारा, जो कि एक बहुत अच्छे अनुभवी फ्लाइट लीडर के साथ एक वॉर वेटरन भी है। और इन्हीं 14 क्रू मेंबर्स में से एक ये भी थे। ये 5 प्लेन्स फ्लोरिडा से उड़ान भर के ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उड़ते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, वेदर कंडीशन वगैरह सब कुछ सही होती है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल ट्रेलर रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपस में अचानक से प्रॉब्लम आ रही है। इनका कंपस काम नहीं कर रहा। ये अपना दूसरा कंपस निकालते हैं, लेकिन दूसरा कंपस भी काम नहीं करता, जिससे इन्हें ये नहीं पता चलता कि ये एक्चुअली कहाँ पर है। तभी ये दूसरे पायलट से भी पूछते हैं, लेकिन वो भी इन्हें यही बताते हैं कि उनके इक्विपमेंट्स और गैजेट्स काम नहीं कर रहे हैं। और कंपस खराब हो जाने के बाद रेडियो ट्रांसमिशन से काफी अजीब अजीब से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ जाता है। शाम के करीब 4:56 पर टायलर को लगता है कि उनके विमान अब गोल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर आ चुके हैं, इसलिए उन्हें अब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ विमान को उड़ाना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। वो अपने बाकी क्रू मेंबर्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लाई किया जाए, लेकिन उनमें से कुछ क्रू मेंबर्स को ये लगता है कि वो अभी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हैं, उन्हें वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लाई करना चाहिए वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ने के बाद शाम हो जाती है और सूरज ढल जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर की दूरी पर थे। शाम के करीब 7:04 पर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल ट्रेलर की तरफ से एक लास्ट रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद अचानक से ये 5 प्लेन्स एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। और फ्लाइट 19 गायब होने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनियर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के ग्रुप के साथ। इसका मिशन है कि इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट 19 को ढूंढने निकलता तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनियर एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इस घटना को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन इन फ्लाइट्स का कोई अता पता नहीं चलता, ना ही कोई बॉडी मिलती है और ना ही कोई प्लेन्स। और ये ऑपरेशन उस समय का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये दोनों प्लेन्स जिस जगह पर एक रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं, उस जगह को आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल या नॉर्थ अटलांटिक महासागर वह रहस्यमय हिस्सा है जिसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की घटना, किस्से और कहानियां 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जहां पर 100 से ज्यादा विमान और समुद्री जहाज एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। और ये एक ऐसी जगह पर है जहां पर फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक और वहां से बरमूडा देश तक एक तरीके से ट्रायंगल बन जाता है। और ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर मील की जगह बन जाती है और कभी कभी ये जगह इससे भी बड़ी 8 लाख स्क्वायर मील की भी हो जाती है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में इसकी कोई मार्किंग नहीं है जो कि इसका एग्जैक्ट एरिया बता सके। और इस जगह पर कोई विमान या समुद्री जहाज आता है तो वो विमान या समुद्री जहाज एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। साल 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस जब एक नई दुनिया की खोज पर निकले
तो उन्होंने भी अपने जर्नल्स में इसके बारे में बताया कि जब ये इस रास्ते से गुजर रहे थे तो इनका कंपास भी काम करना बंद कर गया था। और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा तो उन्हें एक बहुत तेज अजीब सी रोशनी दिखाई दी, मानो किसी आग के गोले जैसी। और वो आग का गोला आसमान से नीचे समुद्र की ओर गिरता हुआ उन्हें दिखाई दिया। और यहीं से शुरू होती है बरमूडा ट्रायंगल की कहानी, किस्से और रहस्यों की शुरुआत, जिसपे लोग यकीन करने लगे कि उस जगह सच में कुछ एबनॉर्मल चीजें हैं जिससे ये सारी घटनाएं होती हैं। आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को: द ग्रेवयार्ड ऑफ एटलांटिक, सी ऑफ डोम, द सरगेसो ग्रेवयार्ड। ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18 और 19 सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था इस जगह को पहचानने के लिए। लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल है, ये नाम इसे पहली बार 1964 में एक मैगजीन आर्गोजी के थ्रू मिला, जिसे लिखा था विंसेंट एच गैदीज ने, और इसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और ये पहली बार था जब इस बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस मैगजीन में उन्होंने पिछली घटनाओं के बारे में बताया था और उन घटनाओं को आपस में जोड़ने की कोशिश की थी कि कुछ तो है इस बरमूडा ट्रायंगल में जो बहुत ही अजीब है और जिसकी वजह से इतने सारे विमान और समुद्री जहाज इस जगह पर एक रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गए। हालांकि इस मैगजीन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। यहाँ तक इस पर कई किताबें लिखी गईं और मूवीज भी बनाई गई, और तो और गाने और गेम्स भी बनाए गए। कुछ दूसरी घटनाओं की बात करें तो एक ऐसा ही इंसिडेंट यूएसएस साइक्लोप्स जहाज के साथ हुई, जो कि उस समय यूएस नेवी का सबसे बड़ा और सबसे तेज समुद्री जहाज था। अमेरिका की नेवी के लिए ये समुद्री जहाज उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया था। ये जहाज यूएस की बटालियन और कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 336 लोगों के अलावा 11,000 टन मैगजीन के साथ यूएसएस साइक्लोप वाशिंगटन डीसी के पास एक शहर से बेल्टीमोर से रवाना हुआ ब्राजील के लिए। बेल्टीमोर से ब्राजील तक का सफर लगभग 9 दिनों का था। बेल्टीमोर से ये जहाज एकदम सही सलामत रवाना हुआ और जहाज से जाते वक्त ये मैसेज भी आया कि सब कुछ सही है, मौसम भी एकदम साफ है। लेकिन ये मैसेज उस जहाज का आखिरी मैसेज था। ये जहाज निकला तो अपने रास्ते पर आगे चलकर ये एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस जहाज ने सभी को चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज कैसे गायब हो गया? अब अगर ये घटना आपको इतनी रहस्यमय नहीं लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी एक घटना है एलन ऑस्टिन की। साल 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का 210 फीट लंबा जहाज, जो कि लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम सी बात है, उस टाइम बहुत से जहाज काफी लंबा सफर करते थे। लेकिन सफर के दौरान एलन ऑस्टिन को एक अनजान समुद्री जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास दिखाई देता है। बाहर से ये जहाज दूसरे जहाजों की तरह एकदम आम जहाज दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने ये सोचा कि मैं इस जहाज के अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है इस जहाज को, क्या कोई इसके अंदर है भी या नहीं। तो पहले कुछ दिन उन्होंने इंतजार किया उस जहाज के पास अपना जहाज लगाकर कि शायद कोई हो तो पता लग जाए। लेकिन अफसोस उस जहाज से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद कैप्टन उस अनजान जहाज में जाने का फैसला करते हैं। वो चले जाते हैं और वो वहां जाकर देखते हैं कि इस जहाज में बहुत सारा सामान रखा है। सारी चीजें जहां पर होनी चाहिए वो वहां पर हैं। और उस समय लोगों को समुद्री लुटेरों का भी डर रहता था कि कहीं वो उनका सारा सामान लेकर भाग न जाएं। लेकिन इस जहाज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सारी चीजें वहीं पर थी जहां पर उन्हें होना चाहिए। इसे देखते हुए एलन ऑस्टिन के कैप्टन ये फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज में भेज देता हूं और इस जहाज को भी हम अपने साथ लेकर आगे चलेंगे। तो पहले 2 दिन तक ये दोनों जहाज साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से तीसरे दिन तूफान आ जाता है और दोनों जहाज के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और फिर ये अनजान जहाज गायब हो जाता है। तूफान थमने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस नए जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो जहाज मिल भी जाता है। और जब वो उस जहाज के पास पहुंचते हैं तो फिर उन्हें ये पता लगता है कि उस जहाज में कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को अपने जहाज से इस नए जहाज में उन्होंने भेजा था अब वो नहीं है। वो क्रू मेंबर्स कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन जहाज वैसा का वैसा ही था। कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा कई बार कोशिश की इस जहाज को अपने साथ ले जाने की, लेकिन बार बार उनके साथ यही हादसा होता रहता था। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटा था और एलन ऑस्टिन के कैप्टन
इस घटना के बारे में जब इस जहाज के ओनर को बताते हैं तो इस जहाज के ओनर इस घटना को सुनकर इतने घबरा जाते हैं कि वो इस जहाज को एक जर्मन कंपनी को बेच देते हैं और वो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये वही मेटा है जो फेसबुक के ओनर मार्क ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदल कर रखा और इस जहाज का नाम भी मेटा रख दिया गया। क्यों दोस्तों, है ना ये इतनी रहस्यमय घटना? लेकिन अफसोस ये सिर्फ एक कहानी ही है, क्योंकि ये इतनी पुरानी घटना है कि इसे ठीक से जांचना मुमकिन नहीं और जो प्रसिद्ध कहानियां सदियों से चली आ रही है उसे ठीक से वेरीफाई करना मुमकिन नहीं होता। और ऐसी ही कहानियों को हम कहते हैं अर्बन लीजेंड या फिर लीजेंड। अब बहुत से शोधकर्ताओं का ये मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल भी एक लीजेंड है और लीजेंड्स हम उन्हें ही कहते हैं जिसके बारे में हम अपने पूर्वजों से सुनते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। और बरमूडा ट्रायंगल भी इन्हीं लीजेंड्स में से एक है। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये काम एलियंस का होता है, एलियंस ही विमान और समुद्री जहाजों को अपनी रिसर्च के लिए ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इस समुद्र के नीचे इस जगह पर कोई मॉन्स्टर है। यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर दूसरी डायमेंशंस पर जाने का रास्ता है, इसलिए ये विमान और समुद्री जहाज यहाँ पर गायब हो जाते हैं। और ये सारी थ्योरीज सुनने में आज के समय में बहुत ही अजीब और गरीब लगती हैं, क्योंकि ये सारी थ्योरीज सुपर नेचुरल थ्योरीज हैं। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हम एक बार साइंटिफिक थ्योरीज पर भी नजर डाल लेते हैं, यानी नेचुरल थ्योरीज पर। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के द्वारा एक एक्सप्लेनेशन मौसम के आधार पर दी जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से संबंध रखने वाली एक अमेरिकन वैज्ञानिकों की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने ये नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ अजीब से दिखने वाले बादल बनते हैं। ना ही ये स्क्वायर है ना ही ये सर्कल है, ये हेक्सागोनल शेप में है और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बादल कोई आम बादल नहीं है, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज हवाओं के झोंके चलते हैं, जिसकी रफ्तार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इन हवाओं की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने साथ समुद्री जहाज और विमानों को उड़ा सकती है। और शोधकर्ताओं का ये मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों के कारण के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है। बात करते हैं दूसरे लॉजिकल थ्योरीज की, तो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से अगर हम पानी को हटाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इस जगह पर समुद्र के नीचे बहुत सी छोटी और बहुत सी बड़ी बड़ी समुद्री पहाड़ियां हैं, जिसमें से कुछ ज्वालामुखी हैं। और ये ज्वालामुखी जब विस्फोट करते हैं तो इसमें से कई सारी मात्रा में जहरीली गैसेस निकलती हैं, जिनमें से मीथेन वगैरह निकलती है। और ये गैसेस जब पानी से मिलती हैं तो पानी की डेंसिटी घटा देती हैं, जिससे समुद्री जहाज वगैरह डूब जाते हैं। और समुद्री जहाजों को ऐसा डिजाइन करते हैं कि ये पानी की सरफेस पर तैर सके, लेकिन डेंसिटी कम होने के कारण ये जहाज पानी में डूब जाते हैं और इसी वजह से यहाँ कोई तैर भी नहीं पाता। और जो बाकी समुद्री पहाड़ियाँ हैं जिसे हम रिजेस कहते हैं, यानी समुद्र के अंदर की वो पहाड़ी जो बाहर तक नहीं आ पाती, और इन रिजेस से समुद्री जहाजों का बेस टकराने की वजह से जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। और ये समुद्री पहाड़ियाँ इटली और तुर्की के पास ज्यादा पाई जाती हैं। हालांकि अटलांटिक महासागर में सरगेसो नाम की जगह पर एक तरह की एल्गी भी पाई जाती है, जिसे हम समुद्री घास भी कहते हैं। वो एल्गी इस समुद्र में काफी बड़ी जगह पर होती हैं और काफी बड़ी बड़ी भी होती हैं, जिसमें अगर कोई भी जहाज फंस जाता है तो वो फंस कर ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो डूब जाता है। और डूबने की घटनाओं में से एक कारण ये भी है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन की। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर जितनी भी आज तक घटनाएं हुई हैं, चाहे वो सुपर नेचुरल हो या फिर नेचुरल, इनमें से कोई भी घटना एग्जैक्टली प्रूफ नहीं हुई है कि ये घटना एग्जैक्टली इसी वजह से हुई है। हमने जो आपको थ्योरीज और लॉजिकल सॉल्यूशंस बताए हैं वो सब एग्जिस्ट तो करते हैं, पर जब बात आती है बरमूडा ट्रायंगल की तो ये सारी लॉजिकल थ्योरीज प्रूफ नहीं हुई है। बरमूडा ट्रायंगल के केस में ये सारी चीजें बस एक थ्योरी ही है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पर्सनली मेरा ये मानना है कि जब हम किसी चीज को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं, वो चीज हमारे आसपास ज्यादा हाईलाइट होने लगती है, जिसे हम ह्यूमन साइकोलॉजी की भाषा में फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या फिर बैडर मैन ऑफ इफेक्ट कहते हैं। इस बात को हम यूँ समझने की कोशिश करते हैं जैसे मान लीजिए आपने कोई फोन खरीदा और खरीदने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि वही फोन हमें अपने आसपास और कई दिनों तक जहाँ पर भी हम जाते हैं
वो नजर आता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हम उस चीज को ज्यादा नोटिस करते हैं। हालांकि फोन अभी भी कॉमन ही है, लेकिन उस चीज को हम ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड उस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। और यही चीज बर्मुडा ट्रायंगल के साथ भी हुआ। ये बात सच है कि बर्मुडा ट्रायंगल में बड़े बड़े विमान और समुद्री जहाज एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बर्मुडा ट्रायंगल के जैसे बड़े बड़े विमान और समुद्री जहाज गायब हुए हैं, उस समय पर भी और आज के समय पर भी, जहां पर बर्मुडा ट्रायंगल नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है अभी हाल ही में हुई मलेशियन एयरलाइंस की घटना। असल में बात यह है कि बर्मुडा ट्रायंगल के साथ आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, तो लोगों ने उसे उस टाइम पर काफी ज्यादा नोटिस किया, जिसकी वजह से ये हाईलाइट हो गया और आज तक रहा। जबकि बर्मुडा ट्रायंगल के बाहर भी उसी समय कई ज्यादा घटनाएं हो रही थी, जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया के टॉप 10 डेंजरस जगहों में से भी नहीं है। लोगों ने बस इसे डेंजरस होने की हाइप क्रिएट कर रखा है। जर्नलिस्ट लैरी कुश ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व, और उन्होंने भी इस किताब में ये बताया कि शुरुआत में जो इस बर्मुडा ट्रायंगल में घटनाएं हुई हैं वो सब सही हैं, लेकिन समय के साथ साथ बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य और बड़े रहस्य बनते गए। तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट और ऐड ऑन करना शुरू कर दी, और वो रहस्यमय कहानियां और किस्से दूसरे लोगों तक फैल गए। और कुछ कहानियां तो एकदम गलत थी। अगर हम उन्हें एक अफवाह कहें तो ये कोई गलत नहीं। जैसे एलन ऑस्टिन की कहानी, जैसा कि हमने आपको बताया, उसे एक कहानी ही बताया जाता है। अब आप पूछेंगे कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने आग का गोला देखा था तो फिर वो क्या था? तो हम आपको बता दें, उसके बाद जब साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं के द्वारा ये पता लगाया गया तो पता चला कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक मेटियोर था, जो कि उस समय क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। लेकिन चाहे जो भी हो, ये ट्रायंगल्स होते ही इतने रहस्यमयी हैं, जैसे गीजा का द ग्रेट पिरामिड। क्या आप जानते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के जैसे भारत में भी एक ट्रायंगल है, भारत के राज्य उड़ीसा में, जिसे अमाडा एयर स्ट्रिप कहते हैं। और यहाँ पर भी सेम घटनाएं होती थी जैसे बर्मुडा ट्रायंगल में हुई थी। यहाँ पर भी लगभग 150 से ज्यादा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए बिना किसी कारण के। और ऐसा ही ट्रायंगल जापान में भी है। चौंका देने वाली बात तो यह है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, बर्मुडा ट्रायंगल, भारत का अमाडा एयर स्ट्रिप ट्रायंगल और जापान का ट्रायंगल, ये तीनों ही एक ही पोजीशन में अलाइन करते हैं। अगर आप इन्हें वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक ही पोजीशन में अलाइन करते हैं, यानी एक ही सीध में हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।